बौद्ध धर्म का जितना नुकसान मुगलों ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान ब्राह्मणवादियों ने किया है। एक समय में पूरे एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, लेकिन मुगलों और ब्राह्मणवादियों की साजिश ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मुगल तो इस देश से लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद अभी भी कायम है। मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध को जड़ से खत्म करने के लिए मुगलों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध से संबंधित बुद्ध विहारों, बौद्ध गुफाओं, शिलालेखों, चैत्यों, स्तूपों, विश्वविद्यालय और अभिलेखों को ध्वस्त करके जमीन में दफन कर दिया। बुद्ध से संबंधित पुस्तकों को जला दिया गया और बुद्ध की शिक्षाओं को देश से खत्म कर दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया, जो बच गए उन्हें जान बचाकर दूसरे देशों की ओर भागना पड़ा। मनुवादी अभी भी बुद्ध के अस्तित्व को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बुद्ध को तो इन लोगों ने लगभग पचा ही लिया था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म ने बुद्ध को फिर से जीवित कर दिया। इनके माध्यम से विश्व के सभी देशों से प्राप्त होने वाली जानकारियों को लोगों ने जानना शुरू किया, जिससे प्रत्येक भारतवासी भारत के वास्तविक इतिहास को जानने लगा है। ऐसे ही बुद्ध को पचाने का एक षड्यंत्र मनुवादियों द्वारा रचा गया है, जो बच्चों की किताबों में पढ़ाया जाता है कि बुद्ध जब पहली बार अपने महल से बाहर गए तो उन्होंने एक मृतक, एक रोगी और एक वृद्ध आदमी को देखा। यह देखकर उनका मन बड़ा दुखी हुआ और इस दुख से अपना घर परिवार छोड़कर वे सन्यासी हो गए थे। लेकिन यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि यह बुद्ध को जड़ से खत्म करने का षड्यंत्र है। इस लेख में यह बताने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में कौन सी घटना के प्रभाव से बुद्ध को अपना घर छोड़ना पड़ा। आइए जानते हैं। कपिलवस्तु में शाक्यगढ़ के मुखिया का नाम जयसेन था। जयसेन के एक पुत्र थे जिनका नाम सिंहहनु था। सिंहहनु का विवाह कच्चाना नाम की कन्या से हुआ था। सिंहहनु के 5 पुत्र थे: शुद्धोदन, दौतोदन, शक्कोदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। इन 5 पुत्रों के अलावा सिंहहनु की अमिता तथा पमिता नाम की 2 पुत्रियां भी थीं। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन और माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन का परिवार कोलीय था, जो रामगाम जनपद के देवदह नामक गांव का रहने वाला था। देवदह और कपिलवस्तु रोहिणी नदी के दोनों तट पर बसा हुआ था। भगवान बुद्ध शुद्धोदन और महामाया के इकलौते पुत्र थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस प्रकार निरंजना नदी के दूसरे तट पर देवदह गांव सिद्धार्थ का ननिहाल था। दोनों तरफ के लोग खेतीबाड़ी करते थे, जिसके सिंचाई के लिए शाक्य और कोलीय दोनों रोहिणी नदी के पानी का उपयोग करते थे। प्रत्येक वर्ष दोनों के बीच विवाद होता था कि रोहिणी नदी का पानी पहले कौन और कितना लेगा। इन्हीं विवादों के कारण कभी कभी झगड़े हो जाते थे और दोनों ओर से लोग चोटिल भी हो जाते थे। सिद्धार्थ जब 28 वर्ष के हुए थे, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी के लिए शाक्यों और कोलियों के बीच में विवाद हो गया। बार बार विवाद से तंग आकर शाक्यों ने विचार किया कि एक बार बड़ा युद्ध करके इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही उचित होगा। और इसी प्रकार कोलियों ने भी अपने में इस प्रकार का ही निर्णय लिया कि युद्ध से ही इस विवाद का खात्मा हो सकता है। इसलिए शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने की चर्चा के लिए शाक्य संघ की एक सभा बुलाई। उस समय शाक्यों का अपना संघ होता था, जिसमें 20 वर्ष की आयु के ऊपर वाले सभी शाक्य नवयुवकों को संघ में दीक्षित होना पड़ता था और उसका सदस्य बनना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के उम्र में ही संघ की दीक्षा लेकर उसका सदस्य बन चुका था और संघ के नियम के अनुसार यह प्रण लिया था कि मैं तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करूंगा। संघ की सभाओं में हमेशा उपस्थित रहूंगा। बिना किसी डर और पक्षपात के किसी भी शाक्य के आचरण में पाए गए दोष को संघ को बताऊंगा। यदि मुझ पर कोई दोष आरोपण होता है तो बिना क्रोधित हुए अपने निर्दोष होने के लिए संघ के सामने सफाई दूंगा।
शाक्य संघ के सभी सदस्यों ने यह भी नियम बना रखा था कि यदि कोई बलात्कार करता है तो संघ का सदस्य नहीं रह पाएगा। यदि कोई किसी की हत्या करता है तो संघ का सदस्य नहीं रह पाएगा। यदि कोई चोरी करता है तो संघ का सदस्य नहीं रह पाएगा। और यदि कोई गलत साक्ष्य संघ के सामने प्रस्तुत करता है तो भी संघ का सदस्य नहीं रह पाएगा। इन नियमों पर सिद्धार्थ ने वचन दिया था और कहा था, मैं संघ को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित इन नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश करूँगा। संघ के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया और हमारे लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोलियों द्वारा इस प्रकार की आक्रामक कार्यवाही पहले भी हो चुकी है। आज तक हमने उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसे काम नहीं चल सकता। इसे रोकना ही चाहिए और रोकने का एक ही उपाय है, कोलियों से युद्ध करके नदी के सारा पानी पर अपना अधिकार कर लिया जाए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि संघ द्वारा कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो इसका विरोध करना चाहे वह बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इससे हमेशा के लिए युद्ध का शुरुआत हो जाएगा। दोनों पक्षों में बदले की भावना उत्पन्न हो जाएगी। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है, जीतने वाले को दूसरा जीतने वाला मिल जाता है और लूटने वाले को दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपना कहना जारी रखा और कहा, मुझे लगता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में संघ को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि कौन पक्ष दोषी है। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि यह सत्य है तो हम लोग भी कम दोषी नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, हाँ, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने पहल की थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी लेने की बारी पहले हमारी थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम लोग भी पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा विचार है कि हम अपने में से 2 आदमियों को चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी 2 आदमी चुनें। फिर ये चारों लोग मिलकर तीसरे स्थान का एक 5वां आदमी चुनें और फिर वे 5 मिलकर इस विवाद का निपटारा करें। सिद्धार्थ गौतम ने जिस संशोधन का सुझाव दिया उसे विधिवत समर्थन मिला, लेकिन सेनापति ने इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया कि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि कोलियों को कठोर दंड दिए बिना यह समस्या समाप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ के प्रस्ताव और सेनापति के संशोधन किसको माना जाए, इसे जानने के लिए मतदान कराया गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन को मतदान के लिए रखा गया, पर वह भारी बहुमत से अमान्य हो गया। उसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम इसके विरोध में फिर खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। शाक्य और कोलीय एक दूसरे के निकट संबंधी हैं। इस तरह एक दूसरे को बर्बाद करना भारी मूर्खता है। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का फिर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में सैनिक के लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। साम्राज्य और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें अपने भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ता है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर केवल प्रेम से ही शांत हो सकता है। इस पर अधीर होकर सेनापति ने कहा, इस प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों में पढ़ना एकदम बेकार है। सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि इस पर संघ का क्या विचार है। और सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत लेने के लिए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। भारी बहुमत से उसका प्रस्ताव पास हो गया। संघ द्वारा सैन्य संगठन पर विचार करने के लिए अगले दिन सेनापति ने शाक्य संघ की सभा बुलाई।
जब संघ के सभी लोग एकत्र हो गए तो उसने इस प्रस्ताव के पास करने की घोषणा की कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध में 20 से 50 वर्ष के प्रत्येक शाक्य के शामिल होने का आदेश जारी किया जाए। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया था उन्हें सेनापति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन जिन्होंने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था उनके सामने समस्या यह थी कि वे बहुमत के निर्णय को स्वीकार करें या ना करें, परंतु वे बहुमत के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। यही कारण था जिसके चलते वे सभा में उपस्थित थे, परंतु किसी में भी खुलकर कहने का साहस नहीं था। शायद वे बहुमत का विरोध करने का परिणाम जानते थे। अपने समर्थकों को चुपचाप बैठा देखकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ और संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, जो आपकी इच्छा हो करें। आपका और बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस सैन्य संगठन का विरोध करूंगा। मैं न तो आपकी सेना में शामिल होऊंगा और न ही युद्ध में भाग लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, संघ के सदस्य बनते समय ली गई शपथ को याद करो। किसी एक को भी तुमने तोड़ा तो तुम्हें सार्वजनिक निंदा का शिकार होना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तन मन धन से शाक्यों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा का वचन दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह युद्ध शाक्यों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। शाक्यों के सर्वोत्तम हितों के मुकाबले मेरे लिए सार्वजनिक निंदा क्या है। सिद्धार्थ ने संघ को याद दिलाते हुए सावधान किया कि किस प्रकार कोलियों से लड़ाई करते रहने के कारण शाक्य लोग कौशल नरेश के जागीरदार जैसे हो गए। उसने कहा, इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध कौशल नरेश को शाक्यों की आज़ादी को कम करने का अवसर दे देगा। उस समय शाक्य गणराज कौशल नरेश की छत्र छाया में था। सेनापति क्रोधित हो गया और उसने सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी वाक्पटुता तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। शायद तुम सोच रहे हो कि कौशल देश की अनुमति के बिना संघ की अवहेलना करने वाले को संघ मृत्युदंड या देश निकालने की सज़ा नहीं दे सकता, और यदि दोनों में से कोई भी सज़ा तुम्हें मिल जाती है तो कौशल नरेश उसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, संघ के पास तुम्हें सज़ा देने के दूसरे रास्ते भी हैं। संघ तुम्हारे परिवार के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार को भूमि से बेदखल कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ ने सर्वसम्मति से युद्ध की घोषणा कर दिया और सिद्धार्थ गौतम को युद्ध घोषणा का विरोध करने के कारण दंड का भागी करार दिया गया। सिद्धार्थ कोलियों के विरुद्ध संघ की युद्ध घोषणा का विरोध करते रहने के परिणाम को भली भांति समझ रहा था। उसके पास सोचने के 3 विकल्प थे। पहला, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा, मृत्युदंड या देश निकालने के लिए राजी होना। और तीसरा, अपने परिवार के सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार का तिरस्कार झेलना व संपत्ति से हाथ धोने के लिए राजी करना। पहले विकल्प को स्वीकार करने के लिए वह किसी स्थिति में तैयार नहीं था। इसी तरह तीसरे के बारे में भी वह सोच नहीं सकता था। इन परिस्थितियों में उसे लगा कि दूसरा विकल्प ही उसके लिए सर्वाधिक मान्य होगा। तब सिद्धार्थ ने संघ से कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें। सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें विपत्ति में ना डालें। उनकी भूमि छीनकर उन्हें असहाय ना बनाएं, क्योंकि भूमि ही उनका जीविका का एकमात्र साधन है। वे निर्दोष हैं, दोषी मैं हूँ। मेरी गलती के लिए मैं ही अकेले दंड का भागी हूँ। मृत्यु दंड या देश निकाला में से जो आप चाहें मुझे सजा दें, मैं स्वेच्छा से उसे स्वीकार करूँगा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसके लिए कौशल नरेश से शिकायत भी नहीं करूँगा। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव मानना कठिन है। यदि तुम मृत्युदंड या देश निकालने की सजा स्वेच्छा से भी पाओगे तो वे निश्चित रूप से कौशल नरेश को इसकी जानकारी हो जाएगी और वह निश्चित ही इस परिणाम पर पहुंच जाएगा
कि संघ ने ही यह सजा दी है और वह संघ के विरुद्ध कार्यवाही जरूर करेगा। तब फिर सिद्धार्थ गौतम ने कहा, यदि यही कठिनाई है तो मैं देश से बाहर निकलने का सुझाव आसानी से दे सकता हूँ। मैं परिव्रजक बनकर देश छोड़ दूंगा। यह भी एक तरह से देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में उसे अभी भी संदेह था कि क्या सही रूप से वह इसे पूरा कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम अपने माता पिता और अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना परिव्रजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने सेनापति को विश्वास दिलाया कि वह आज्ञा लेने का पूरा प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि मुझे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत ही देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विवाद से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए संघ तैयार हो गया। संघ की कार्यवाही समाप्त कर सब जाने ही वाले थे कि एक शाक्य युवक अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने के बाद उसने कहा, मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपना वचन पूरा करेगा और तुरंत देश छोड़ देगा। फिर भी एक बात है जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ जल्दी ही हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, तो क्या कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की घोषणा का संघ का प्रस्ताव अभी से लागू हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि संघ इस पर फिर से विचार करे। किसी भी तरह से सिद्धार्थ गौतम को देश निकाले के बारे में कौशल नरेश को मालूम हो ही जाएगा। यदि शाक्य कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल नरेश जान जाएगा कि सिद्धार्थ को इसलिए देश छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया। यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला और कोलियों के विरुद्ध युद्ध की वास्तविक घोषणा के बीच थोड़े समय का अंतर होना चाहिए, ताकि कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और औचित्यपूर्ण होने के कारण संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शाक्य संघ की एक दुखांत सभा की समाप्ति हुई और अल्पमत वाले जिन्होंने युद्ध का विरोध किया था और जिनमें बोलने का साहस नहीं था, उन्होंने भी राहत की सांस ली कि किसी भी तरह से यह अत्यंत भयावह स्थिति से वे पार हो गए। अंततः सिद्धार्थ गौतम को अपना परिवार और देश छोड़ के जाना पड़ा।